उच्च शिक्षा ही हमारी सभी सामाजिक बीमारियों का इलाज है। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी द्वारा चलाए जाने वाले औरंगाबाद के मिलिंद महाविद्यालय की इमारत की बुनियाद भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों 1 सितंबर 1951 के दिन रखी गई। इस अवसर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अस्पृश्य और गरीब लोगों के बीच बाबा साहेब द्वारा किए जा रहे शिक्षा प्रसार के कार्य की प्रशंसा की। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के उद्देश्य और लक्ष्य की उन्होंने भरसक प्रशंसा की। राष्ट्रपति द्वारा नींव का पत्थर रखे जाने से पहले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का भाषण हुआ। अध्यक्ष महोदय, जिस कॉलेज की नींव रखने की मैं आपसे विनती कर रहा हूं, वह यह कॉलेज 19 जून 1950 के दिन अस्तित्व में आया। कॉलेज वोलकर और उसका कामकाज देखने वालों के बारे में तथा कॉलेज क्यों शुरू किया गया इस बारे में आज अगर 2 शब्द कहे जाएं तो गलत नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी मुंबई, इस संस्था द्वारा यह कॉलेज चलाया जाता है और इस संस्था का अध्यक्ष मैं हूँ। यह सोसाइटी 1945 में स्थापित की गई। पूरे देश में और खासकर मुख्य रूप से पिछड़े वर्गों के बीच शिक्षा का प्रसार करना इस संस्था का प्रमुख लक्ष्य और उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के अनुसार 1946 में मुंबई में सिद्धार्थ कॉलेज खोला गया। मुझे बेहद खुशी है कि इन 4 सालों में ही छात्रों की संख्या, देसी विदेशी खेल और शिक्षा का दर्जा, इन सभी मोर्चों पर सिद्धार्थ कॉलेज मुंबई राज्य में महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया है। आज इस कॉलेज में 800 छात्र हैं। अन्यत्र छात्रों की इतनी बड़ी संख्या कम ही देखने में आती है। इंटर कॉलेज खेल प्रतियोगिताओं में ऐसा कोई खेल नहीं होगा जिसमें सिद्धार्थ कॉलेज ने विजय प्राप्त नहीं की हो। मुंबई विश्वविद्यालय की मशहूर छात्रवृत्तियां और पुरस्कार भी कॉलेज ने जीते हैं। सिद्धार्थ कॉलेज की इस उज्ज्वल परंपरा के बारे में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी को गर्व है। मुंबई के इस कॉलेज के पिछले 4 सालों के इस अनुभव से उत्साहित होने के कारण ही पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की गवर्निंग बॉडी को लगता है कि अपने काम को विस्तार दिया जा सकता है। शायद यह पूछा जाए कि कॉलेज खोलने के लिए हैदराबाद संस्थान को ही क्यों चुना गया? कारण बेहद आसान है। हैदराबाद संस्थान शिक्षा और उच्च शिक्षा में बेहद पिछड़ा हुआ है। हैदराबाद संस्थान का विस्तार 84,000 वर्ग मील है और जनसंख्या 1,60,00,000 है। मार्च 1949 में संस्थान में कुल 17 कॉलेज थे और इन कॉलेजों में पढ़ने वालों की संख्या 7,615 थी। इन आंकड़ों की तुलना मुंबई राज्य के आंकड़ों के साथ करें। मुंबई राज्य का विस्तार 1,15,570 वर्ग मील है और जनसंख्या 3.23 करोड़ है। 31 मार्च 1950 के दिन उसके कॉलेजों की संख्या 90 और उसमें पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कुल 50,356 थी। हैदराबाद संस्थान उच्च शिक्षा के मामले में कितना पिछड़ा हुआ है, यह इन आंकड़ों से पता चलता है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता। अगर लगे तो हैदराबाद सरकार को मैं अलग से एक मसौदा विचारार्थ भेजूंगा। इन हालात में हमारे काम के विस्तार के लिए हैदराबाद संस्थान ही सही है, ऐसा हमें लगता है। शिक्षा के मामले में हैदराबाद संस्थान का पिछड़ापन अगर छोड़ भी दें तो एक और खेदजनक घटना ध्यान खींचती है। वह है शिक्षा से संबंधित छूट में बरती जा रही असमानता। इन स्थितियों का बिल्कुल समर्थन नहीं किया जा सकता। उच्च शिक्षा का जो भी थोड़ा बहुत प्रसार दिखाई देता है वह केवल हैदराबाद शहर में ही है। कुल 17 कॉलेजों में से इंटर तक शिक्षा देने वाले 3 कॉलेज अगर छोड़ दें तो अन्य सभी कॉलेजों के संस्थान राजधानी वाले शहर हैदराबाद में ही हैं। 80 लाख जनसंख्या वाले तेलंगाना में वारंगल में इंटर तक के अन्य 3 कॉलेजों में से एक कॉलेज है। 45 लाख जनसंख्या वाले मराठी हिस्से वाले औरंगाबाद में दूसरा इंटर कॉलेज है और 35 लाख जनसंख्या वाले हिस्से के लिए कर्नाटक में तीसरा कॉलेज है। इस कमी को दूर करने के लिए सोसाइटी ने हैदराबाद संस्थान को चुना। औरंगाबाद की जगह संस्थान के तेलंगाना अथवा कर्नाटक में सोसाइटी कॉलेज खोल सकती थी, ऐसा शायद कोई कहे तो जातीय या भाषाई भावनाओं से हमारी सोसाइटी का कुछ लेना देना नहीं है।
सोसाइटी का प्रमुख उद्देश्य है जहाँ जहाँ भी मौका मिले वहाँ शैक्षिक सेवा देना। सोसाइटी की इच्छा थी कि मुंबई का सिद्धार्थ कॉलेज चलाने में जैसी सफलता मिली उसी प्रकार की सफलता इस नई कोशिश में भी मिले। मुंबई के कुछ कुशल अध्यापकों में से कुछ लोगों को यहाँ ले आने के लिए सोसाइटी उत्सुक थी, लेकिन पता चला कि केवल मराठी बोलने वाले अध्यापक ही राजी खुशी यहाँ आने के लिए तैयार हुए और केवल इसी कारण सोसाइटी ने औरंगाबाद में कॉलेज खोला। कॉलेज ने जो प्रगति की है उससे कहा जा सकता है कि सोसाइटी द्वारा औरंगाबाद का चुनाव करना योग्य ही था। कॉलेज की प्रगति के बारे में जानकारी देने से पूर्व कॉलेज की कुछ विशेष नीतियों के बारे में पता चले, इसलिए कॉलेज की कुछ खास बातें आपको मैं बताना चाहता हूँ। दर्ज करने योग्य बात यह है कि इस कॉलेज में लड़कों के साथ लड़कियां भी पढ़ रही हैं। सामाजिक पिछड़ापन और सहशिक्षा की गंध भी न होने वाले इस क्षेत्र में लड़कों की बराबरी में लड़कियों को भी शिक्षा देकर इस कॉलेज ने एक नई परंपरा की नींव डाली है। इस कॉलेज में सभी जाति और धर्म की लड़कियां पढ़ रही हैं। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा मिले और वे बड़ी संख्या में कॉलेज में पढ़ाई करें, इसलिए शहर से कॉलेज तक आने के लिए कॉलेज की ओर से एक बस का भी प्रबंध किया गया है। इस कॉलेज के दरवाजे सभी धर्म के बच्चों के लिए खुले हैं। यहाँ किसी प्रकार जातिवाद नहीं। कॉलेज के प्रोफेसरों में सभी धर्मों और जातियों के प्रोफेसर हैं। छात्रों में विद्या, विनम्रता और चरित्र का निर्माण करना कॉलेज का लक्ष्य है। अस्पृश्य और पिछड़े वर्गों के छात्रों की शिक्षा की ओर यह कॉलेज विशेष ध्यान देता है। जिस संघर्ष के लक्षण हम आज देख रहे हैं, उस निम्न वर्ग और उच्च वर्ग के बीच के संघर्ष को टालने के लिए सभी कॉलेजों को यही करना होगा। अस्पृश्य छात्रों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। आज कॉलेज में 26 अस्पृश्य छात्र हैं और उनमें कुछ छात्राएं भी हैं। एक साल की इस कॉलेज की प्रगति को देखकर यह साबित होता है कि ऐसे कॉलेज की इस क्षेत्र में जो कमी थी उसे इस कॉलेज ने पूरा किया है। 19 जून 1950 के दिन कॉलेज खुला, तब केवल 140 छात्र थे। आज छात्रों की संख्या 332 है और जगह की कमी के कारण पहले वर्ष में प्रवेश की प्रक्रिया बंद करनी पड़ी। कॉलेज को सभी साधन संपन्न बनाने के लिए सोसाइटी की गवर्निंग बॉडी ने कोई अवसर नहीं छोड़ा। कॉलेज द्वारा 1,26,000 रुपए खर्च कर लेबोरेटरी बनाई और उसमें सभी प्रकार की सुविधा और उपकरण उपलब्ध कराए हैं। जानकार डेमोन्स्ट्रेटर की देखरेख में साइंस का हर छात्र खुद प्रयोग करता है। कॉलेज को खुले 1 वर्ष ही हुआ है और कॉलेज में एक सुसज्जित लाइब्रेरी भी है। उसमें कॉलेज के लिए जरूरी सभी पुस्तकें उपलब्ध हैं। सोसाइटी ने इस लाइब्रेरी पर 40,000 रुपए खर्च किए हैं और 1 साल के अंदर ही 4,000 किताबें हैं। साहित्यिक और 64 विषयों की पत्रिकाएं यहाँ उपलब्ध हैं। सोसाइटी चाहती है कि कॉलेज के छात्र तथा अनुसंधान करने वाले छात्रों के लिए यह लाइब्रेरी उपयुक्त हो। छात्रों के शारीरिक विकास के लिए खेल और कसरत की ओर खास ध्यान दिया जाता है। छात्रों के वैज्ञानिक और बौद्धिक विकास की ओर भी ध्यान दिया जाता है। विज्ञान से संबंधित विषयों की ओर छात्रों का रुझान हो, इसलिए तकनीकी, औद्योगिक और अनुसंधानात्मक स्थलों की यात्राएं आयोजित की जाती हैं। चर्चा, मंथन, साहित्य और विज्ञान के विभागों की स्थापना की गई है और कई छात्र इनका लाभ ले रहे हैं। केवल छात्रों के लिए ही नहीं, आम जनता के लिए भी कॉलेज द्वारा शिक्षा देने की कोशिश की जा रही है। इस दिशा में यूनेस्को द्वारा सुझाए गए अनाज और जनता विषय पर एक व्याख्यानमाला आयोजित की गई थी। यह व्याख्यानमाला बहुत लोकप्रिय हुई और अखबारों ने भी उसका स्वागत किया। कॉलेज और जनता के बीच का यह संबंध इसी तरह बनाए रखने की कोशिश कॉलेज करेगा। अभी यह कॉलेज आरंभिक स्थिति में है, लेकिन किसी क्षेत्र में भी 19 नहीं, बल्कि कॉलेज की हर बात में जिंदादिली है और वह बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है। लोगों की आंखों में चढ़ जाए ऐसा कुछ अगर कॉलेज ने कमाया हो तो उसका सारा श्रेय केवल कॉलेज को ही जाए, यह मैं नहीं कहता। इसके और भी हिस्सेदार हैं और इसके लिए सोसाइटी सबके प्रति कृतज्ञ है। इसकी मैं घोषणा करता हूँ। इस सफलता के हिस्सेदारों में मेरे जो स्नेही हैं, उनमें हैदराबाद के पूर्व शिक्षा मंत्री राजा धोडी राज बहादुर एक हैं।
उनकी मदद के बगैर कॉलेज का खुलना संभव ही नहीं था। उनके बाद हैदराबाद के आज के मुख्यमंत्री M.K. वेलोदी, अर्थमंत्री C.V.S. राव, रेवेन्यू मंत्री शेषाद्री, शिक्षा मंत्री रामकृष्ण राव, साथ ही मेरे सहयोगी मित्र गोपालस्वामी अयंगार, मिनिस्टर फॉर स्टेट, उस्मानिया विश्वविद्यालय के कुलपति नवाब अलियावर जंग बहादुर, हैदराबाद स्केड्यूल्ड कास्ट ट्रस्ट फंड के सचिव आयु आबासे, औरंगाबाद के तत्कालीन कलेक्टर आयु राजवाड़े लैंड एक्विजिशन अफसर अशपुत्रे, हैदराबाद स्टेट कांग्रेस के अध्यक्ष बिंदु PWD मंत्री नवाबजंग यावरजंग PWD के आर्किटेक्ट दवे, इन सब के प्रति मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। आभार प्रकट करते समय मैं कॉलेज के प्रिंसिपल और अन्य सहयोगियों को नहीं भूल सकता, क्योंकि उन्होंने अपना घर बार मुंबई में छोड़ औरंगाबाद आने का अभूतपूर्व त्याग किया है। फिलहाल इस कॉलेज में BA और इंटर साइंस तक की पढ़ाई होती है, लेकिन अगले वर्ष साइंस उपाधि तक की क्लासेस खोलकर उसे भी पूरे कॉलेज का स्वरूप दिया जाएगा। फिलहाल कॉलेज किराए के बंगले में चलाया जा रहा है। ये बंगले कैंटोनमेंट विभाग में होने के कारण 2 महीनों के नोटिस पर कभी भी जगह खाली कराने के आदेश मिलिट्री हमें दे सकती है। हालात बेहद संवेदनशील हैं। इन हालात के कारण कॉलेज के स्थायी अस्तित्व के बारे में संदेह पैदा होता है। कॉलेज की जरूरत के मुताबिक वर्तमान जगह बहुत ही छोटी है। साथ ही छात्र हॉस्टल की मांग कर रहे हैं, क्योंकि स्थानीय छात्रों से बाहर से आने वाले छात्रों की संख्या अधिक है और शहर में अन्यत्र कहीं रहने की व्यवस्था नहीं है। इन सभी कारणों से कॉलेज की अपनी इमारत का होना अत्यंत जरूरी हो गया है। उस नजरिए से सोसाइटी ने कॉलेज की इमारत बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। 1200 छात्रों के लिए उपयुक्त क्लासें, 1 सभागृह और 1 हॉस्टल होगा। इसके लिए सोसाइटी ने शहर से 2.5 किमी की दूरी पर एक 55 एकड़ जगह खरीदी है। इस जगह के आसपास का स्थान रमणीय और सुंदर है और पास ही तैरने की और बोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। औरंगाबाद की मशहूर पंचक्की भी वहीं है। इस प्रकार यह कॉलेज हैदराबाद संस्थान और औरंगाबाद शहर दोनों को प्रख्यात बनाने का सोसाइटी का मंसूबा है। हालांकि कॉलेज को ऐसी स्थिति प्राप्त होगी या नहीं, इस बारे में सोसाइटी को चिंता लगी रहती है। कॉलेज के इस पहले साल में ही सोसाइटी को 1,07,000 रुपयों की कमी झेलनी पड़ी। छात्रों की संख्या बढ़ने के कारण इस वर्ष भी थोड़ी कमी झेलनी होगी। इसके अलावा कुछ अन्य कारण हैं, जिनकी वजह से अनिश्चित काल तक इस प्रकार की कमी को झेलना पड़ेगा और शायद कॉलेज चलाने की सोसाइटी की कोशिश असफल होगी। वे कारण बेहद गंभीर हैं और बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि उन कारणों को स्पष्ट करना आवश्यक है। पहला कारण है उस्मानिया विश्वविद्यालय के इंटर तक के कॉलेज का अस्तित्व। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी द्वारा कॉलेज खोले जाने से पहले से ही उस्मानिया विश्वविद्यालय का यह कॉलेज यहाँ है, यह सच है। लेकिन दोनों कॉलेज ठीक से चलें, इतनी संख्या में छात्रों के न होने के कारण वह कॉलेज सोसाइटी के कॉलेज से प्रतिस्पर्धी की तरह पेश आता है। संस्थान में ऐसे कई शहर हैं जहां इमारत की सुविधा है लेकिन कॉलेज नहीं है। संस्थान की प्रजा तथा अपने फायदे के नजरिए से ऐसे ही किसी शहर में इस कॉलेज को स्थानांतरित करना उस्मानिया विश्वविद्यालय के लिए कठिन नहीं है। उस्मानिया विश्वविद्यालय अपना कॉलेज किसी और शहर में ले जाएगी, ऐसा सोसाइटी से कहा गया था। लेकिन अब इस कॉलेज को औरंगाबाद शहर में ही रखने की उस्मानिया विश्वविद्यालय की कोशिश जारी है। विश्वविद्यालय के सभी छात्रों की व्यवस्था सोसाइटी के कॉलेज में हो सकती है, जबकि उस्मानिया विश्वविद्यालय के कॉलेज की हालत इतनी खस्ता है कि जगह की कमी के कारण वे अपनी लैबोरेटरी कार्यरत औरंगाबाद के निजाम सरकार का पुराना महल की इमारत में ले जा रहे हैं। पता चला है कि इस काम के लिए 10,000 रुपए मंजूर किए गए हैं, लेकिन कॉलेज के लिए योग्य सरकारी इमारतें होने वाले मराठवाड़ा क्षेत्र के मोमिनाबाद शहर में ही कॉलेज और लैबोरेटरी साथ में ले जाना क्या अधिक सुविधाजनक नहीं होगा। इस प्रकार एक और जिले में उच्च शिक्षा की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी और सोसाइटी के कॉलेज को भी बेकार की प्रतिस्पर्धा से मुक्ति मिलेगी। दूसरी मुश्किल फीस से संबंधित है।
उस्मानिया विश्वविद्यालय को अपने अधिकार में कॉलेज की फीस तय करने का अधिकार है। उस्मानिया विश्वविद्यालय में कम से कम मानी जाने वाली फीस यानी सालाना 60 रुपए ली जाती है। यह सच है कि पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी को छात्रों से सालाना 120 रुपयों की फीस लेने की इजाजत उस्मानिया विश्वविद्यालय की ओर से दी गई है। इसके बावजूद नजदीकी क्षेत्र नासिक और खानदेश में चलने वाले मुंबई विश्वविद्यालय के कॉलेजों में ली जाने वाली फीस की तुलना में यह आंकड़ा बहुत कम है। फीस की कमी का संस्थान की प्रजा की आर्थिक स्थिति से कुछ लेना देना नहीं है। उसकी आर्थिक स्थिति आसपास के संस्थानों की प्रजा की आर्थिक स्थिति से किसी तरह 19 नहीं है। आय के एक हिस्से के रूप में विश्वविद्यालय छात्रों से प्राप्त होने वाली फीस की ओर नहीं देखती, इसलिए उनके लिए इतनी कम फीस रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पुराने करार चार्टर के अनुसार हैदराबाद सरकार सरकारी महसूल को ही विश्वविद्यालय की सभी प्रकार की आय मानती थी। विश्वविद्यालय केवल वसूल करने वाला एजेंट माना जाता था, उसे आय से कुछ लेना देना नहीं होता था। विश्वविद्यालय की प्राप्ति सरकार से मिलने वाली सालाना ग्रांट ही थी। तीसरे कारण का संबंध प्रोफेसरों की तनख्वाह के अनुपात से है। उस्मानिया विश्वविद्यालय को अपने अधिकार में निजी कॉलेज के प्रोफेसर वर्ग की तनख्वाह तय करने का हक है। औरंगाबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों की तनख्वाह का अनुपात निम्नानुसार है। पद तनख्वाह रुपयों में 1200 से 1700 प्रिंसिपल, प्रोफेसर 800 से 1500 लेक्चरर, 300 से 800 रीडर, 350 से 800 औरंगाबाद के पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के कॉलेज के लिए विश्वविद्यालय द्वारा समर्थित तनख्वाह का अनुपात निम्नानुसार है। पद प्रिंसिपल, लेक्चरर, जूनियर लेक्चरर, तनख्वाह रुपयों में 500 से 700, 250 से 400, 180 से 325। उस्मानिया विश्वविद्यालय के कॉलेजों में प्रोफेसरों की तनख्वाह का अनुपात निःसंशय बहुत अधिक है। उस्मानिया विश्वविद्यालय ने सोसाइटी के कॉलेज के लिए तनख्वाह का जो अनुपात तय किया है, वह सोसाइटी द्वारा अपने प्रोफेसरों के लिए तय की गई तनख्वाह की रकम से कुछ कम है, यह सच है। लेकिन पड़ोस के नासिक और खानदेश जिलों के कॉलेज की फीस के फर्क और तनख्वाह के अनुपात के साथ तुलना करें तो यह अनुपात बहुत अधिक है और वह कॉलेज पर आर्थिक बोझ ही बन जाता है। चौथा कारण सरकारी ग्रांट के बारे में है। हैदराबाद संस्थान की कॉलेज शिक्षा उस्मानिया विश्वविद्यालय का एकाधिकार ही हो गया है। उच्च शिक्षा की सभी जिम्मेदारियों से खुद को मुक्त रखते हुए हैदराबाद सरकार ने वह जिम्मेदारी उस्मानिया विश्वविद्यालय को सौंप रखी है। सरकार की जिम्मेदारी केवल संस्थान की कॉलेज शिक्षा के लिए उस्मानिया विश्वविद्यालय को ग्रांट देना भर रह गई है। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी को उम्मीद थी कि इसी रकम से अपने कॉलेज को भी ग्रांट मिलेगी, लेकिन उस्मानिया विश्वविद्यालय का युक्तिवाद है कि संलग्न कॉलेजों के वर्चे चलाना भर उनकी जिम्मेदारी है और अन्य विश्वविद्यालयों से संलग्न कॉलेजों का इस ग्रांट पर कोई अधिकार नहीं। इसी कारण की सोसाइटी का कॉलेज अन्य विश्वविद्यालय से संलग्न होने के कारण उसे ग्रांट देने से उस्मानिया विश्वविद्यालय द्वारा इनकार किया गया। सरकार का यह भी कहना है कि हम जितनी ग्रांट देने के लिए बंधे हैं, उतनी ग्रांट हम उस्मानिया विश्वविद्यालय को दे चुके हैं, इसलिए सोसाइटी के कॉलेज के ग्रांट की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं है और हम और कुछ कर नहीं सकते हैं। इससे हुआ यह है कि सभी तरह के सालाना घाटे का बोझ सोसाइटी को वहन करना पड़ रहा है। परिणाम स्वरूप ये सभी कारण घातक हैं और अब कॉलेज के सामने मुश्किल समस्या खड़ी हुई है। कॉलेज सभी ओर से मुश्किलों से घिरा है और उनसे पार पाने में असमर्थ है। कॉलेज को सालाना ग्रांट देने से मना किए जाने के कारण, बहुत कम फीस लिए जाने के कारण और प्रतिस्पर्धी कॉलेज के कारण आर्थिक स्थितियों पर प्रतिकूल असर हो रहा है। अधिक वेतन के कारण खर्च का बोझ ज्यादा ही बढ़ गया है। कॉलेज का भविष्य पूरी तरह इन मुश्किलों के हल होने पर निर्भर है।
मुझे उम्मीद है कि उस्मानिया विश्वविद्यालय और संस्थान की सरकार की संयुक्त कोशिश से ये मुश्किलें दूर की जाएंगी और कॉलेज के भविष्य को सुरक्षित और निःशंक किया जाएगा। सोसाइटी को कोई खास छूट नहीं चाहिए। इस कार्य के लिए अच्छा और मुक्त क्षेत्र मिले, यही सोसाइटी चाहती है। आधिकारिक तौर पर मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि हमारी सोसाइटी के कॉलेज को सालाना ग्रांट देना हैदराबाद सरकार ने तय किया है। यह बड़े खुशी की खबर है और अगर वह सच हो तो इस मदद के लिए मैं संस्थान के मंत्रियों का बहुत आभारी रहूंगा। कुलपति द्वारा कॉलेज की राह की अन्य अड़चनें दूर किया जाना ही अब बाकी होगा। मैं उनसे विनती करता हूं कि उस्मानिया विश्वविद्यालय का कॉलेज औरंगाबाद से किसी और जगह स्थानांतरित किया जाए और मुंबई राज्य के नजदीक के जिले की कॉलेज फीस के अनुपात में हमें फीस में बढ़ोतरी करने की इजाजत दें। उम्मीद है कि मेरी विनती पर वे जरूर विचार करेंगे। सिर पर बड़ी जिम्मेदारी उठाते हुए सोसाइटी ने यह कॉलेज शुरू किया है। यह जिम्मेदारी कितनी बड़ी है, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हैदराबाद संस्थान की उन्नति के लिए निजाम सरकार द्वारा इकट्ठा किए गए 1 करोड़ रुपयों के शेड्यूल्ड कास्ट्स ट्रस्ट फंड से 12 लाख रुपयों का कर्ज लेकर सोसाइटी द्वारा यह कॉलेज बोला गया है। हमें बिना ब्याज का कर्ज देने के लिए मैं फंड के बोर्ड के प्रति कृतज्ञ हूँ। उपकार माने जाने योग्य ही यह काम होने के बावजूद सोसाइटी इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकती कि सालाना 50,000 रुपयों की किस्त से इस कर्ज को लौटाना भी है। 1956 से कर्ज वापसी की किस्त देनी है। 12 लाख रुपयों के इस कर्ज से कॉलेज की इमारत और अन्य सामान खरीदना था। अब तक फर्नीचर और उपकरणों पर 3 लाख रुपए खर्च हुए हैं। इन्हें अगर कर्ज की मूल रकम से घटाया जाए तो करीब 9 लाख रुपए सोसाइटी के हाथ में बचते हैं। अनुमान है कि कॉलेज की इमारत के लिए 20 लाख रुपयों की जरूरत पड़ेगी, यानी कि सोसाइटी के बजट में 11 लाख रुपयों की कमी है। सोसाइटी का अपना कोई जरिया नहीं है जिससे कि इतनी बड़ी रकम खड़ी की जाए। इस घाटे को पूरा करने के लिए सोसाइटी को लोगों के चंदे के ऊपर निर्भर रहना होगा। सोसाइटी द्वारा अपनाया गया कार्य पूरी तरह से राजनीति रहित है। यह कार्य पूरी तरह से शैक्षिक और सांस्कृतिक है। इच्छा और हैसियत रखने वाले किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति के लिए इस कार्य में मदद देना संभव है। सोसाइटी की ओर से मैं हैदराबाद संस्थान के मराठवाड़ा और औरंगाबाद की जनता से तथा हैदराबाद संस्थान से बाहर की जनता से मैं अपील करता हूं कि इस शैक्षिक कार्य को बढ़ावा देने के लिए वे उदार हृदय से चंदा दें। उम्मीद है कि काफी लोग मेरी विनती का सम्मान करते हुए अधिक से अधिक चंदा देंगे। इस बात से पता चलता है कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए सोसाइटी कितने कठिन मार्गों से गुजर रही है। सोसाइटी पर दोहरा बोझ है। कॉलेज की इमारत पूरी करने के लिए 11 लाख रुपए और कर्जा चुकाने के लिए सालाना 50,000 रुपयों की किस्त लौटाने के लिए रकम का प्रबंध करना है। इसके बावजूद इमारत बनाने के लिए अनुकूल स्थितियां पैदा होकर रुपया मिलने तक सोसाइटी रुकेगी नहीं। इमारत निर्माण का काम सोसाइटी को तुरंत शुरू करना है। मुझे आशा है कि सोसाइटी के निश्चय और चिंता से सभी अवगत होंगे और समझेंगे। काम शुरू होने के बाद काम को देखकर लोग चंदा देंगे। इस बारे में सोसाइटी को विश्वास है। छात्रों के लिए कॉलेज की इमारत भव्य तथा मनोहारी ही बनने वाली है। शिल्पकला के तौर पर तो वह औरंगाबाद शहर का अलंकार बनेगी। हिंदू समाज के बिल्कुल निम्न स्तर से आने के कारण मैं जानता हूं कि शिक्षा का कितना महत्व है। निम्न जाति के समाज की उन्नति का प्रश्न आर्थिक है, ऐसा माना जाता है, लेकिन यह बहुत बड़ी गलती है। भारत के दलित समाज की उन्नति करना यानी उनके अन्न, वस्त्र और छत का प्रबंध कर पहले की तरह ही उन्हें उच्च वर्ग की सेवा में लगाना नहीं है, बल्कि जिस कारण से निम्न वर्ग के विकास की राह अवरुद्ध होकर औरों का गुलाम होने पर विवश करने वाली उनकी कुंठा को नष्ट करना है। वर्तमान समाज व्यवस्था में जिन्हें निर्दयता से लूटा गया है, उसका खुद उनके और राष्ट्र के नजरिए से क्या महत्व है, इसका उन्हें एहसास कराना है। यही उनकी असली समस्या है। उच्च शिक्षा के प्रसार के अलावा किसी और तरीके से इसे हासिल करना संभव नहीं है। हमारी सभी सामाजिक बीमारियों का मेरी राय में यही एकमात्र इलाज है।
अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के प्रसार के काम के लिए कुछ करना बचपन से मेरा सपना रहा है। मैं अपने स्वप्न को साकार कर सका, इसकी मुझे खुशी है। इससे अधिक खुशी मुझे इस बात की है कि कॉलेज की नींव रखने के कार्यक्रम में आप शरीक हुए। कॉलेज की नींव रखने के लिए और हमें आशीर्वाद देने के लिए विद्या और संस्कृति के नजरिए से आपसे अधिक योग्य कोई हो नहीं सकता। मैं खुशामद के लिए यह सब नहीं कह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ उसका विश्वास करें। अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप कॉलेज की नींव रखें। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तथागत बुद्ध, महामना ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, मान्यवर साहब कांशीराम, आरक्षण के जनक शाहूजी महाराज, संत कबीर और गुरु रविदास आदि महापुरुषों की पुस्तकें मंगवाने के लिए संपर्क करें। संजय बुक सेंटर, श्री गंगानगर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 8078609715।